अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आज दिसंबर की 2 तारीख और आज के व्लॉग में हम बात करेंगे ताजिकिस्तान में एक और दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है जिसमें अफ़गान तालिबान का हाथ है और वहाँ पे दोबारा चीनी शहरियों पर हमला हुआ है जिसमें 2 मज़ीद चीनी शहरी हलाक हो गए हैं, 3 पहले हलाक हुए थे। इस पे हम बात करेंगे और उसके साथ साथ हमारा जो दूसरा आज का टॉपिक होगा वो ये है कि पीटीआई का नवंबर प्लान बेनकाब हुआ है और अब इस पे हुकूमत का दावा ये है कि ये वो वजह है जिसकी वजह से वो इमरान खान से मुलाकातें नहीं करवा रहे थे। ये नवंबर प्लान क्या था, इसके बारे में हम आपको बताएंगे आज के व्लॉग में। और तीसरी जो बड़ी अहम खबर जिसका पूरे पाकिस्तान को इंतज़ार है, बल्कि इंडियन मीडिया को भी इंतज़ार है इस खबर का, वो ये है कि नोटिफिकेशन कब जारी होगा। और वो उसका अब इंतज़ार ये हो रहा था कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो बहरीन के दौरे पे गए थे पिछले वीक और वहाँ से फिर वो लंदन चले गए अचानक, और 4 दिन बाद लंदन से आज उनके बारे में इत्तला आई है कि वो पाकिस्तान वापस आ गए हैं। लेकिन पाकिस्तान में कहाँ पे वापस आए हैं इस पे भी हम बात करेंगे और इसके क्या असरात होंगे आने वाले दिनों में जो नोटिफिकेशन का तनाज़ा अभी तक चल रहा है। लेकिन इससे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इस कम्युनिटी का हिस्सा बने। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि हम अपनी जो खबरें और तजज़िये लेके आते हैं आप तक फ़ौरन पहुंच सकें। तो सबसे पहले सबसे जो ज़्यादा हॉट न्यूज़ है वो ये है नोटिफिकेशन। चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस एक नया ओहदा तख्लीक किया गया। 28 नवंबर से वो ओहदे का पहला दिन था और ये उम्मीद कह लें आप, उम्मीद तो नहीं कहना चाहिए, जो एक ऑफिशियल रिक्वायरमेंट है कि 27 नवंबर को जब आखिरी दिन था, जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा जो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के आखिरी चेयरमैन थे, आखिरी दिन था उनका ऑफिस में। उनके जाते ही ये ओहदा ख़त्म हो गया, ये कमेटी ख़त्म हो गई जिसके अंदर आर्मी चीफ़, एयर चीफ़ और नेवल चीफ़ जिसके मेंबर्स होते थे और वो एक जॉइंट फोर्स के तौर पे काम करते थे। बहुत पावर नहीं थी जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के पास, लेकिन बहरहाल एक ऐसा अम्ब्रेला था जिसके नीचे तमाम मसल्ह अफवाज बैठते थे और पूरी दुनिया में भी ऐसे मॉडल्स है। लेकिन ये जो उसको हटाया गया और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा तख्लीक किया गया आइन की 27वीं तरमीम में। बड़ी मुश्किल तरमीम थी, बहुत उस पर शोर मचा, लेकिन उस पर ज़ाहिर है उस पर आइनी अदालत भी बनी, जजेस के इख्तियारात भी कम हुए। इसके साथ साथ ये एक बहुत बड़ा काम हुआ था और ज़ाहिर नया ओहदा था तो उसका तरीक़ाकार ये है कि पहले आइन में एक चीज़ लिखी जाती है कि ये इदारा होगा मुल्क में, फिर उस आइन के नीचे कवानीन बनते हैं। उन कवानीन के तहत उस इदारे का या उसके सरबराह के बारे में जो भी शराइत होती हैं, जो भी उसके TORs होते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन होती है, वो तय किए जाते हैं। फिर उसके बाद रूल्स बनते हैं जो कवानीन के नीचे होते हैं। रूल्स के मुताबिक ये होता है कि कितना बड़ा सेक्रेटेरिएट होगा, कौन कौन इनके साथ लोग होंगे, वो क्या क्या काम करेंगे वगैरह वगैरह, उसकी क्या जिम्मेदारी होगी। उसके बाद रेगुलेशंस होती हैं जो इंटरनल होती हैं इदारे के अंदर, वो बनाई जाती हैं कि किसका क्या फंक्शन होगा, किसके पास कितना माली या दूसरे इख्तियारात होंगे। तो ये एक लंबा प्रोसेस होता है। कोई भी इदारा अगर आप छोटा सा भी इदारा बनाएंगे तो उसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस होगा। इसमें ज़ाहिर है ये तो पाकिस्तान की तमाम मसल्ह अफवाज, सिर्फ मसल्ह अफवाज नहीं, उसके बाद नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड जिसमें न्यूक्लियर वेपन्स हैं आपके, जो आप मिज़ाइल्स के ऊपर वॉरहेड लगा के चला सकते हैं, जो आप दोज़ों के ज़रिए, मिज़ाइल के ज़रिए लॉन्च कर सकते हैं, जो एयरफोर्स के तैयारों के ज़रिए लॉन्च किए जा सकते हैं। तो ये इतना, और फिर इसके बाद नई रॉकेट फोर्स बनी है पाकिस्तान की, वो भी इसके अंडर आनी है। फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज है, ISI है, MI है और बहुत सारे इदारे हैं, बहुत सारी POF पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज जो हैं, पूरे पाकिस्तान में जितने असलहे बनते हैं, जितने तैयारे बनते हैं, जितने टैंक्स बनते हैं, जितने मिज़ाइल बनाने की फैक्ट्रीज़ हैं, मतलब आप कोई किसी चीज़ का नाम ले लें, कोई मिलिट्री इक्विपमेंट हो, उसकी टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक कोई इदारा हो, मैन पावर हो, ये सारा कुछ इसके नीचे आना है। चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का जो चीफ़ होंगे जो कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं और वो आर्मी चीफ भी हैं। तो इतने बड़े इदारे, और उस पर मेरा ख्याल है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कोई 9 लाख के करीब
7 लाख की तो सिर्फ हमारी फ़ौज है, बड़ी फ़ौज है, तो बाकी सारे अगर इदारे मिलाएं तो तकरीबन 9 लाख के करीब लोग इस कमांड के अंडर होंगे, कम अज़ कम। ये मैं आपको जो मोटा मोटा अंदाज़ा लगा के और फैक्ट्स बेस से मैं बता रहा हूँ आपको कि 9 लाख लोग अंडर काम करेंगे और उसमें 22 ग्रेड के इतने सारे ऑफिसर्स होंगे कि जो 4 स्टार्स हैं, फील्ड मार्शल 5 स्टार्स हैं, 4 स्टार्स नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड, और फिर उसके बाद एयर चीफ, नेवल चीफ, उसके बाद DGI से 3 स्टार्स बहुत सारे होंगे, और इसके अलावा तो इतने सारे मेजर जनरल्स, इतने सारे लेफ्टिनेंट जनरल्स, फिर एयर मार्शल्स, एयर वाइस मार्शल्स, एयर कमोडोर्स, नेवी के एडमिरल्स, रेयर एडमिरल्स। तो ये बहुत लंबा चौड़ा एक सिस्टम है, बनना है। तो आप सोचिए कितने कवानीन बनने हैं, कितने इसमें रूल्स बनने हैं, कितने फिर रेगुलेशंस बनने हैं, और फिर इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ पे होगा, मीटिंग्स कहाँ हुआ करेंगी, सारा एक निज़ाम बनना है, नया है। तो जाहिर है अगर नया ये निज़ाम है तो इसमें वक्त तो बहुत लगेगा। तो क्या ये हुकूमत ने तैयारी नहीं की हुई थी कि जब आप ये तरमीम ला रहे थे और आपने अनाउंस कर दिया कि ये 28 या 29 नवंबर से शायद उन्होंने कहा था कि 29 नवंबर से ये फंक्शनल हो जाएगा चीफ ऑफ डिफेंस। 28 या 29, मुझे थोड़ा सा इसमें गलत अंदाजे की गलती हो रही है। तो इन 2 दिनों में से तो क्या वजह हुई कि आपके पास इतना टाइम था, आपको तैयारी करनी चाहिए थी, बनाने चाहिए थे, कवानीन बनाने चाहिए थे, रूल्स बनाने चाहिए थे, और अगर वो सब तैयारी नहीं हुई थी तो आप ये कह सकते थे कि हम 1 जनवरी 2026 से ये शुरू होगा, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं उनका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 26वीं तरमीम के जरिए जो आर्मी एक्ट में तरमीम आई है उसके मुताबिक सर्विसेज चीफ्स की आपने ओहदे की मियाद 5 साल कर दिया, तो वो 2027 तक तो वैसे थे। और आपने जो 27वीं तरमीम में ये लिखा है कि जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होगा, CDF, वो जिस दिन उसका नोटिफिकेशन जारी होगा उस दिन से 5 साल के लिए अपॉइंट होगा। तो आप कह देते जी हम जनवरी फरवरी में जाके ये करेंगे। ये कुछ कहा तो जाता, कुछ क्लैरिटी तो दी जाती कि ये चीज़ें तैयार नहीं हैं। अब ये हुआ है कि अब नोटिफिकेशन नहीं हुआ, तो उससे एक र्यूमर मिल्स, ज़ाहिर है PTI और बहुत सारे दूसरे लोग और ख़ासतौर पर इंडियन मीडिया तो इसके पीछे पड़ा हुआ है, और उसने नई नई साजिशी थ्योरियाँ घड़ी हुई हैं कि यहाँ पे इख्तलाफात हो गए हैं, यहाँ पे वो हो गया, वो। लेकिन ये बात मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि इख्तलाफात होना, इख्तलाफ राय होना पॉलिसी में, ये एक सेहतमंद काम होता है, ये हेल्दी एक्टिविटी है। और इख्तलाफ राय का ये मतलब नहीं होता कि एक दूसरे के साथ दुश्मनी हो गई है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ये दोनों एक दूसरे का बहुत एहतराम करते हैं, और आइन और कानून के दायरे के तहत इनके जो इख्तियारात है वो उनके मुताबिक काम कर रहे हैं और उसी के मुताबिक चल रहे हैं। जो मसाइल हैं वो इनके जो आगे इनके मुशीर, वज़ीर, नायब जो हैं, वहाँ पे जो इश्यूज़ है वो हैं, और वो भी सारे नहीं, उनमें से कुछ लोग हैं जिसकी वजह से ये सारी बातें बाहर आई हैं, ये इनएफिशिएंसी की बातें, करप्शन की बातें जो हो रही हैं। तो ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि ये जो नोटिफिकेशन लेट हुआ है ये नहीं होता अगर एफिशिएंट होते लोग सारे काम करने वाले, और ये सारी चीज़ें जेहन में होती। आप सिनेरियो पेंट करते हैं कि जी ये काम इतना ज़्यादा कि हम नहीं ख़त्म कर सकेंगे। आईनी तरमीम आ गई, 2 हफ्ते पहले शायद आई है या 3 हफ्ते पहले आई है, तो उसके बाद इतना टाइम नहीं है कि आप सारे कवानीन बना लें, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बना लें। तो आप कह दें, ट्रांसपेरेंट रखें। ट्रांसपेरेंसी क्या होती है? यही होती है ना ट्रांसपेरेंसी हुकूमतों की, यही आवाम के साथ कम्युनिकेशन होती है ना, यही तो आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी, आपकी इंफॉर्मेशन स्ट्रैटेजी क्या है कि अगर आप लोगों तक ये बात कन्वे नहीं कर सके, आप हर एक्शन के बाद रिएक्ट करते हैं। जब एक प्रोपेगेंडा शुरू हो गया, सोशल मीडिया पे इतना आ गया, फिर इंडियन मीडिया उस पर कूद पड़ा और इतना एक माहौल बना दिया कि जो दूसरे मुल्कों की एम्बेसीज हैं और उनके जो डिप्लोमेट्स हैं वो सवालात कर रहे हैं कि हुआ क्या है भाई, क्या मसला बन गया। तो ये अब आप आके रिएक्ट कर रहे हैं, अब आप बता रहे हैं कि नहीं कोई मसला नहीं है, वो हो जाएगा, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। तो अब आपको वजाहतें देनी पड़ रही हैं, लेकिन ये वजाहतें देने की नौबत ना आती अगर आप, इफ़ यू आर राइडिंग द वेव, अगर आप लीड कर रहे होते इस सारी इंफॉर्मेशन कैंपेन को। आप कहते कि जी ये इस तारीख का कोई मसला नहीं है, हम 1 जनवरी से लेके आएंगे।
हम 10 दिसंबर को लेके आएंगे, हम 15 दिसंबर को लेके, जो भी डेट दे देते आप, या डेट ना भी देते आप, कहते जी कि 2 महीने बाद आएगा। और उसमें जब तक आर्मी चीफ को कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो कंटिन्यू कर रहे हैं 2027 तक, और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ओहदा जो है उसका नोटिफिकेशन जिस दिन होगा उस दिन से वो 5 साल के लिए उस पर आ जाएंगे। तो मेरा ख्याल है इतना ये झगड़ा ना बढ़ता, लेकिन अब बढ़ गया और अब ये एक तनाज़ा बन गया है, और इसमें इसको जितना जल्दी हो सके वो ठीक किया जाए। लेकिन अब ये था, उसमें लेटेस्ट जो टर्न एंड ट्विस्ट है वो ये था कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ वहाँ पे हैं, वो वापस आएंगे तो उस पे नोटिफिकेशन पे वो जारी करेंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने करना है। और वो आज लंदन टाइम के दोपहर को या लेट मॉर्निंग वहाँ से चले हैं। पाकिस्तान में उस वक्त दोपहर गुजर चुकी थी, तो वो जो पाकिस्तान चले हैं तो उसकी खबरें आई हैं कि वो चल पड़े हैं और आ रहे हैं। और लगता ये था कि आज रात, कल रात जो गुजरी है, किसी वक्त वो पहुँचेंगे और फिर वो नोटिफिकेशन शायद कल रात ही जारी कर दें या आज 2 दिसंबर को जारी कर दें। लेकिन हुआ क्या है? हुआ ये है कि प्राइम मिनिस्टर लंदन से इस्लामाबाद आने की बजाय वो लाहौर लैंड किया, उन्होंने इस्लामाबाद लैंड नहीं किया। अब लाहौर उन्होंने रात को लैंड किया तो ज़ाहिर है ऑफिशियल काम वहाँ हो तो सकता है, लेकिन वो शायद ना हो सके, और ये नोटिफिकेशन अभी भी जारी नहीं हुआ और शायद कल तक भी जारी ना हो सके, या हो सकता है हो भी जाए। अब कल वो मीटिंग करेंगे वहाँ लाहौर में, 1-2 मीटिंग्स करेंगे, फिर वो इस्लामाबाद आएंगे, और फिर ये जो इस प्रोसेस में जो स्टेप्स रहते हैं वो पूरे किए जाएंगे। लेकिन इसमें एक और इशू ये है कि जो वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, ज़ाहिर है जब फाइल चलेगी नीचे से ऊपर तक जाएगी, वो डिफेंस मिनिस्टर के भी सिग्नेचर होने हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर के सिग्नेचर होने हैं, और फिर प्रेसिडेंट के पास भी शायद जाएगी अप्रूवल के लिए। तो डिफेंस मिनिस्टर भी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। तो आज मंगल है और कल बुध को वो पहुंचेंगे पाकिस्तान मेरी इतलात के मुताबिक। अब उनके साइन पहले हो चुके हैं या क्या तरीक़ाकार होगा, बाद में लिए जाएंगे, इसका मुझे अंदाज़ा नहीं है। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अभी एक मिसिंग लिंक है। तो और उसके बगैर भी हो सकता होगा, शायद वो कवानीन में कोई इजाज़त होगी। तो ये है इस वक्त सूरत हाल के अभी तक क्वेश्चन मार्क है कि नोटिफिकेशन कब जारी होगा। और एक ऐसा नॉन इशू जो इशू बन गया सिर्फ इस वजह से कि फोर्स ही नहीं किया, इन एडवांस आपने प्लानिंग नहीं की। खैर, इस पे आप मज़ीद क्या बात करें, ये काफ़ी लंबा हो गया टॉपिक। और अब देखते हैं कि अगले 1-2 दिनों में, आज के दिन में क्या होता है या कल क्या होता है, और ये जो तनाज़ा खड़ा हुआ है इसको ख़त्म होता है कि नहीं होता, या मज़ीद ये चलता है, क्योंकि इसके साथ और बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। नया निज़ाम बनाना है, उसको निज़ाम को चलते हुए भी बीच में थोड़े प्रॉब्लम भी आएंगे, हिकअप्स आएंगे, टीजिंग प्रॉब्लम्स होते हैं हर नए इदारे के, नए निज़ाम के चलने के, तो वो भी टाइम लगेगा। और हालात पाकिस्तान के जो हैं वो बहुत ज़ाहिर है कंसर्निंग है। तो अब इसके साथ ये हुआ है कि दूसरा जो इशू है वो कल अफ़गानिस्तान से ताजिकिस्तान में एक और हमला हुआ। एक हमला हुआ 26 नवंबर को, जिसमें 3 चीनी बाशिंदे, उन पे क्वाडकॉप्टर भेजा अफ़गानिस्तान से एक दहशतगर्द ग्रुप ने, जिसके बारे में अफ़गानिस्तान के तालिबान रजीम ने ये कहा है कि वो एक ग्रुप है, लेकिन कोई बहुत वेल नोन ग्रुप नहीं है। और उन्होंने कहा कि ये डिस्टेबलाइज़ करने के लिए उन्होंने किया। ये अफ़गान तालिबान हुकूमत का दावा था 26 नवंबर को जब ये हमला हुआ, जिसमें 3 शहरी हलाक हो गए। और वो ताजिकिस्तान में किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, जिस पे चीन ने एहतजाज किया, जिस पे ताजिकिस्तान ने एहतजाज किया। और फिर चीन ने ताजिकिस्तान को ये भी कहा कि आप इस पर इन्वेस्टिगेशन करवाएं और ज़िम्मेदारों को कटहरे में लाएं। उसका नतीजा ये हुआ कि अभी ये चल ही रहा था, और ये उसी दिन की बात है जिस दिन अमेरिका में एक अफ़गान दहशतगर्द ने वहाँ 2 नेशनल गार्ड जो थे अमेरिका के, उनको मार दिया। और तो कल ये हुआ 1 दिसंबर को, एक और हमला हो गया ताजिकिस्तान के अंदर, अफ़गानिस्तान के अंदर से ही, और वो भी चीनी शहरियों पे हुआ, और 2 मज़ीद चीनी शहरी उसमें मारे गए हैं और 5 ज़ख्मी हो गए हैं। अब 5 डेड बॉडीज़ और 5 ज़ख्मी। चीन इस पे बहुत परेशान है। और इसके साथ हुआ ये है कि ताजिकिस्तान के सदर ने एक मीटिंग बुलाई है अपनी आर्म्ड फोर्सेस के चीफ्स की कल, और उसमें उन्होंने कोई प्लान किया है कि इस इशू को, बॉर्डर सिक्योरिटी को कैसे इंश्योर करना है। साथ ही उन्होंने चीनी बाशिंदों को वहाँ से सबको निकाल लिया है,
बॉर्डर एरिया के करीब से और उनको कहा, उनको महफूज जगह पे ले गए। चीन ने भी कहा है कि हमारे शहरी वहाँ से दूर भेज दिए जाएँ और उनको या वापस भेज दिया जाए। तो ये एक बड़ी ही ख़तरनाक सूरत हाल अफ़गानिस्तान और ताजिकिस्तान के बॉर्डर पे पैदा हो चुकी है। और ये बात आपको समझने की है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो सबसे ज़्यादा आबादी पख्तून है, सबसे ज़्यादा आबादी 40% है तकरीबन। उसके बाद जो सबसे बड़ी आबादी है वो ताजिक है। और ताजिकिस्तान की पूरी एक जो नॉर्दर्न अलाइंस था तालिबान के ख़िलाफ़ हिस्ट्री में रहा है, और अहमद शाह मसूद भी, ये सब ताजिक थे। और ताजिक और तालिबान की आपस में दोस्ती नहीं रही कभी भी, बहुत इनके आपस में इख्तलाफात हैं। तो अब ये जो ताजिकिस्तान के अंदर जाके हमले हुए हैं, इससे तशवीश बहुत हो गई है ताजिकिस्तान को। और ताजिकिस्तान ये समझ रहा है कि तालिबान अब ये दहशतगर्दी पाकिस्तान के साथ साथ अब ताजिकिस्तान के अंदर भी करेंगे, इसलिए उन्होंने अपने चीफ से बात की है। और साथ उसके ये हुआ है कि एक मैं आपको थोड़ी बैकग्राउंड बता दूं कि जो इसहाक डार साहब ने एक बयान दिया था कतर का, चल इसमें मैं बाद में बात करता हूँ क्योंकि उसमें पाकिस्तान का भी है। तो अब उसमें ये हुआ है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो मैंने आपको बताया कि एक 2-3 दफ़ा बता चुका हूँ कि एक अक़वाम मुत्तहिदा बन गई दहशतगर्दों की, वहाँ पे तकरीबन 13,000 गैर मुल्की जंगजू मौजूद हैं इस वक्त अफ़गानिस्तान में, जो एस्टिमेट्स आ रहे हैं। और उसमें से 6,000 तो TTP के हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान से लड़ रहे हैं। और 3,000 के करीब दाइश खुरासान के हैं, अलकायदा है इसमें, AQIS है, मशरिक़ वस्ता और वस्ती एशिया के जंगजू हैं, वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और उसमें मैं आपको एक बात बहुत अजीब सी बताऊँ कि 2025 में जब शाम में जंग ख़त्म हुई है और वहाँ पे हुकूमत चेंज हुई है, अमेरिका के उससे सपोर्ट से आई है वहाँ पे हुकूमत, तो वहाँ की जो दहशतगर्द जो वहाँ पे मौजूद थे, वहाँ से हज़ारों जंगजू, तकरीबन 8 या 9,000 के करीब जंगजू, PK पल्स एक है डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज़ का, उसके मुताबिक 8 से 9,000 शाम से आए हैं जंगजू जो 2025 में, और जिन्होंने अफ़गानिस्तान में आके पनाह लिया। उन सब को जो उनका कमांडर है वो अबू बकर बदख्शानी है, और ये बदख्शां बिल्कुल ताजिकिस्तान के बॉर्डर के पास है। अबू बकर बदख्शानी का बहुत लिंक्स हैं TTP के साथ भी, और पंजशेर वैली के जो एक अरब रूलर हैं उनके साथ भी, आगा जान उनका नाम है। अब ये जो सारी खिचड़ी वहाँ पे पक रही है, उसमें जो वापस आए हैं उसमें रूसी भी हैं, उसमें उज़्बेक भी हैं, उसमें ताजिक भी हैं, उसमें चीनी भी हैं, उसमें लोकल अफ़गान भी हैं, और ये सारे बॉर्डर करते हैं अफ़गानिस्तान के साथ। तो इन मुल्कों के जो ट्रेंड दहशतगर्द वापस आए हैं शाम से, वो अपने अपने मुल्कों में जाके कार्रवाइयाँ करना चाह रहे हैं। और TTP का मैंने आपको बताया पाकिस्तान में कर रही है, और ताजिकिस्तान के अंदर जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसमें भी तालिबान दहशतगर्दी इन्वॉल्व है। और ये इस वजह से अब ताजिकिस्तान ने एक मुआहिदा हुआ था 1992 में, 1992 से पहले 90 से पहले USSR था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रिपब्लिक्स। जब वो टूटा तो फिर ये तमाम सेंट्रल एशियन रियासतें वजूद में आईं, और उस वक्त 1992 में फिर रूस ने जो रूस ज़ाहिर है इन सबको कंट्रोल करता था USSR को, तो रूस ने एक तंजीम बनाई नेटो की तर्ज की, और उसको आर्टिकल 5 कहते हैं। और उसमें बेलारूस था, रूस खुद था, बेलारूस था, आर्मेनिया, काज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान और ताजिकिस्तान उसके मेंबर थे। और उसमें मुआहिदा ये था कि अगर एक मुल्क पे हमला हुआ तो तमाम ममालिक पे हमला तसव्वुर किया जाएगा। और ये बहुत ज़्यादा इस पर अमल नहीं हो सका। लेकिन 2024 में जब तालिबान अपनी कार्रवाइयाँ अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा करने के बाद अपनी कार्रवाई शुरू कर चुके थे इधर उधर, तो ताजिकिस्तान को ख़तरात महसूस होते रहे हैं, और इस वजह से ताजिकिस्तान ने इन तमाम ममालिक को कहा है कि उसकी हेल्प की जाए। अब उसमें हेल्प में ये है 2024 में जो तय हुआ था, 3 फेजेस में ये हेल्प होनी थी कि मिलिट्री सामान भी दिया जाएगा और टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड की जाएगी, और अफरादी कुव्वत भी ताजिकिस्तान को दी जाएगी, ताकि अफ़गानिस्तान के साथ जो बॉर्डर है उसको रीइंफोर्स कर सके, और वहाँ से जो दहशतगर्दी हो रही है ताजिकिस्तान के अंदर उसको रोका जा सके। वरना ताजिकिस्तान के अंदर भी दहशतगर्द और शिद्दत पसंदों की काफ़ी बड़ी तादाद मौजूद है, जो तालिबान से सपोर्ट हासिल करते हैं और तालिबान को सपोर्ट देते भी हैं, तो वहाँ की हुकूमत को भी ये ख़तरा है। तो ये अब जो मुआहिदा हुआ 1992 में, क्या उसके अमली मुजाहरे का वक्त आ गया?
ये बात बड़ी अहम है। और रॉयटर्स ने जो खबर दी है जिसमें उन्होंने आज ये चीनियों के वहाँ पे मज़ीद कत्ल की बात की, उन्होंने इसमें कहा है कि जो ताजिकिस्तान के सदर हैं और ताजिकिस्तान की जो हुकूमत है वो बहुत कंसर्नड है इस मामले के बारे में। जो 2 हमले हो गए हैं अब 4-5 दिनों में, और वो चाहते हैं कि इस मसले को किसी तरीके से हल किया जाए। और ख़तरात अब तालिबान हुकूमत के लिए बढ़ते जा रहे हैं। एक तो इक़्तिसादी हालात बहुत ख़राब हो गए हैं वहाँ पे कहत की सी सूरत पैदा होने जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपना बॉर्डर बंद किया हुआ है। उनका तजारत तकरीबन रुक गई है अफ़गानिस्तान की सारी दूसरे ममालिक के साथ, और उसके साथ जो मुख्तलिफ ममालिक में उनके ख़िलाफ़ एक सेंटीमेंट बन रहा है तालिबान हुकूमत के ख़िलाफ़ कि ये दहशत गर्दी ना तो अपने मुल्क में कंट्रोल कर पाए हैं और अब इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब तालिबान के गिर्द घेरा आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि तंग होता जाएगा। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो एक, मैं समझता हूँ कि बात लोग मेरी तो इतनी शायद एक्सपर्टीज़ नहीं है, बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है जो डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट्स हैं कि पाकिस्तान ने कतर की सालसी मानकर गलती की थी अक्टूबर में। और जब उन्होंने, अब इसहाक डार साहब ने कंफर्म भी किया कि ऑपरेशन क्लीन अप हम करने लगे थे, तो कतर को पता चल गया और उन्होंने हमें रोक दिया। तो ये बड़ी ही एक, उसके बाद से अब तक ये मामला हल नहीं हो सका, वरना उस वक्त पाकिस्तान इस पोजीशन में था कि जितनी भी दहशत गर्दों की लीडरशिप थी टीटीपी की, उसको डीकैपिटुलेट पाकिस्तान कर सकता था। अब वो उन्होंने उनको ले जाके शहरी आबादियों के अंदर बिठा दिया है, और ऐसी जगहों पे जहाँ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शायद हमारे पास ना हो, और शायद हो भी, लेकिन ये एक प्रॉब्लम हुआ। और उसमें इसहाक डार साहब ने यह भी माना कि 2021 से जब से तालिबान आए हैं 4000 पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान और ऑफिसर शहीद हो चुके हैं, 20,000 ज़ख्मी हैं। आप सोचिए 20,000 ज़ख्मी हैं जो सारी उम्र के लिए कोई ना कोई या तो माजूर हो गए हैं या अपने जिस्म पे ज़ख्म उठा के फिरेंगे, और ये तालिबान की वजह से हुआ है जिन पे एहसान किया पाकिस्तान ने। और वो इतने मोहसिन खुश हैं कि वो उन्होंने आने के बाद ये किया है, इतना नुकसान जानी सिर्फ किया है, माली जितना हुआ वो अलग है। और फिर भी पाकिस्तान ने उनके साथ बिल्कुल भाईचारे का माहौल रखा, जो गलत किया। चीन ने कोशिश की, कतर ने की, तुर्की ने की, सऊदी अरब ने की। अब सऊदी अरब भी वफ्त क्या हुआ था, वो भी वहाँ से वापस आ गया है, कोई मुआहिदा नहीं हो सका पाकिस्तान का और अफ़गानिस्तान का वहाँ भी। और अब ईरान भी कह रहा है कि मैं भी करूँगा। तो कितने लोगों को आजमाना है पाकिस्तान ने, जब आपको पता है कि ये मोहसिन कुछ लोग हैं, ना इनका इस्लाम से कोई लेना देना है, ना शरीयत से और ना पख्तूनवाली से। ये इंडिया के मोदी के हिंदुत्व के एजेंट हैं, पैसे के एजेंट हैं, पैसे के पुजारी हैं। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम थी ना, जो सोने के बछड़े की पुजारी थी, ये पैसे के पुजारी हैं। इनकी शक्लें, इनके हुलिये भी वैसे ही हैं जैसे उनके हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इनके साथ बहुत सारे मामला हमारे हल हो सकते हैं। पाकिस्तान ने जो तहम्मुल दिखाया उसका नतीजा पाकिस्तान को अच्छा नहीं मिला। अपनी डेड बॉडीज़ ही हम उठाते हैं और मुसलसल उठा रहे हैं, इसके बावजूद कि कतर में सीज़ फायर हो गया था, लेकिन उसके बाद से मुसलसल पाकिस्तान पे हमले हो रहे हैं। कल भी हुए हैं, परसों भी हुए हैं। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब कोई खुदकुश बमबार पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा में किसी न किसी जगह फटता नहीं आके। तो ये है सिचुएशन, और इसमें अफ़गान तालिबान के लिए सिचुएशन जो है वो कोई बहुत उम्मीद अफजा अब नहीं रही, जिस तरह उन्होंने अपने आप को एक्सपोज किया है। और अब आते हैं, ये आखिरी टॉपिक जो है वो है 26 नवंबर थी, उसमें उस दिन जो 26 नवंबर गुजरा है, इसमें पीटीआई ने प्लान किया हुआ था कि अडयाला जेल के बाहर मुजाहरा करना है और उस तरह के हंगामे करने हैं, जलाओ घिराव के और जेल तोड़ के अंदर जाने के, और फिर इसके अलावा और कई जगहों पे हमले करने के, जिस तरह 9 मई को किया गया था। और इसकी इतलात हुकूमत को आ गई थी, इसलिए इमरान खान से मुलाकात नहीं होने दी गई पूरा महीना, और अब भी नहीं होने दी जा रही। आज अडयाला जेल के बाहर फिर धरना का अनाउंस किया है। आलिया हमज़ा ने भी कहा है, चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी भी वहाँ पे होंगे, और भी लोग होंगे मौजूद। तो देखते हैं कि आज का धरना क्या करता है। और इस पर हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने ये कह दिया है, पंजाब हुकूमत ने, कि अगर पुरअमन रहेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर हंगामा हंगाई करने की कोशिश की तो सख्ती से निपटा जाएगा। और फिर यहाँ पे सवाल वही है कि मुलाकातों पर पाबंदी तो नहीं होनी चाहिए थी। जो घर वाले हैं उनको तो मिलवा देते कम अज़ कम। और दूसरी बात यह है कि पीटीआई को भी चाहिए कि इस तरह की इंतशारी सियासत से उन्हें कुछ नहीं मिला, मुल्क को नुकसान पहुँचा है, उनके वोटर्स को नुकसान पहुँचा है, उनकी मकबूलियत को नुकसान पहुँचा है। खैबर पख्तूनख्वा तक में वो इलेक्शन हार गए, इसलिए कि लोगों के मसाइल बहुत ज़्यादा है, अमन व अमान नहीं है, वहाँ पे रोज़गार नहीं है, वहाँ पे
कोई काम नहीं हो रहा लोगों का, ना सफाई सुथराई का, ना इंडस्ट्रियलाइजेशन का, ना किसी भी किस्म की तरक्की का। और सुहेल अफरीदी साहब इस्लामाबाद के मज़े लूटते रहते हैं, यहाँ बैठे रहते हैं, आके आग सेकते हैं। एहतजाज के दौरान भी एक महंगी सी उन्होंने शॉल ओढ़ी होती है, और फिर अच्छे अच्छे खाने खा के वो फिर जाके खैबर पख्तूनख्वा हाउस में बैठ जाते हैं। अवाम के दरमियान उनके काम के लिए, मसाइल के लिए अभी तक कोई 2 महीने शायद उन्हें हो गए आए हुए, 1.5 महीना, अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया। और इसलिए लोगों की उनके साथ वाबस्तगी कम होती जा रही है पीटीआई के साथ खैबर पख्तूनख्वा में। ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है पीटीआई के लिए। समझना है तो समझें, नहीं समझना तो आपकी मर्ज़ी है। सियासत इस तरह नहीं होती जिस तरह आप कर रहे हैं, और ना ही इसके नतीजे ऐसे निकलेंगे जो आप चाहते हैं। सियासत की तरह ही होगी जिसमें मूंछ नीची करनी पड़ती है। मूंछ ऊंची करके आप सियासत नहीं कर सकते। आप दंगा फसाद इंतशार कर सकते हैं मूंछ ऊंची करके, वही आप कर रहे हैं। लेकिन फिर आपसे ज़्यादा ताकतवर लोग भी हैं, तो फिर ऐसे ही होता रहेगा। देख लें क्या आपने प्रायोरिटी रखनी है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और हैव अ गुड डे। खुदा हाफिज़।